फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम एंड कास्ट रूल्स। मतलब कास्ट रूल्स के बारे में, फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम, मतलब कास्ट सिस्टम के फीचर वही तो कास्ट रूल्स है। तो इसमें पहला था हायरार्की। तो पूरी कास्ट सिस्टम वो हायरार्की में अरेंज है। हायरार्की मतलब कि सबसे ऊंची जाति ये है, सबसे उससे छोटी ये, 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 इस प्रकार से ये अरेंज्ड है। तो हायरार्की द अरेंज्ड अरेंजमेंट ऑफ द सोसाइटी इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर creates inequality in society status and difference. Occupational restriction, no change, नो चेंज, और या फिक्स्ड, मतलब जो कि ऑक्यूपेशन है सभी के वो फिक्स है, कोई चेंज नहीं हो सकता, बाय बर्थ है ऑक्यूपेशन। मतलब हेरिडिटी है, मतलब कि पिता का जो ऑक्यूपेशन था वही पुत्र का होगा, पुत्र का वही उसके पुत्र का होगा, इसी प्रकार से चलता रहेगा। मोबिलिटी इज नॉट अलाउड, क्लॉज सोसाइटी, क्लॉज। और आगे बात करते हैं एंडोगेमी। तो एंडोगेमी का मतलब होता है कि मैरिजेज शुड हैपन विद इन द कास्ट, विद इन का सेम कास्ट। इसमें बताते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कंसीडर्ड दिस फैक्टर एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ कास्ट। कहते हैं कि इसी फैक्टर की वजह से कास्ट सिस्टम अभी तक मेंटेन्ड है, हज़ारों सालों से, लगभग 1000 साल से ही मेंटेन्ड है, इसी फैक्टर से ही है। आगे बात करते हैं कि इंडियन सोसाइटी में दो प्रकार की विवाह होते हैं। इंडियन सोसाइटी में दो प्रकार के विवाह होते हैं, मतलब दो प्रकार के, मतलब जो कि जाति से बाहर विवाह हो रहे हैं ना, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें अगर जो बॉय है वो अपर कास्ट से बिलोंग कर रहा है, अपर कास्ट बॉय शादी कर रहा है किससे, लोअर कास्ट गर्ल से, तो इसे बोलते हैं अनुलोम। अनुलोम का मतलब है विधि सम्मत विवाह, और प्रतिलोम का मतलब होता है विधि विरुद्ध विवाह, यानी कि अपर कास्ट गर्ल लोअर कास्ट बॉय से शादी करती है, इसे बोलते हैं प्रतिलोम विवाह, विधि विरुद्ध विवाह। उसके बाद हम बात करते हैं सिविक बॉडीज के बारे में बात कर रहे हैं। सिविक 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 तो लिमिटेड नो एक्सेस ऑफ टू कम्युनिटी रिसोर्सेज लाइक वेल्स, मतलब कि सभी जातियों के बीच में ऐसा था कि वो एक दूसरे के जो लिमिटेड एक्सेस, मतलब कि एक दूसरे की कम्युनिटी रिसोर्स को यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कुओं को यूज़ नहीं कर सकते। सभी सोसाइटीज़ का, सभी कास्ट का अलग अलग कुएँ थे, बाथिंग घाट अलग थे, ग्रेजिंग ग्राउंड भी अलग अलग थे, और क्रिमेशन ग्राउंड भी अलग थे उनके, यानी कि वो उनको मरने के बाद में दफनाएंगे या चले तो उसके लिए जो जगह थी वो भी अलग अलग थी। ये इस प्रकार से, ठीक है। आगे हम बात करते हैं डिनाइल टू एक्सेस टू एजुकेशन। तो ये हमें सभी को पता है कि शूद्रों को एजुकेशन से मतलब वंचित रखा गया था, डिनाइल किया गया था कि उन्हें एजुकेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। डिनाइड ए एक्सेस टू एजुकेशन। उसके बाद में 6th पॉइंट ये कहता है कि रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन, धार्मिक प्रतिबंध क्या थे। धार्मिक प्रतिबंध के बारे में बात करते हैं, लिखते हैं कि नॉट अराउंड रीड एंड लिसन स्कैर्ड बुक्स। पवित्र किताबों को ना तो सुना जा सकता ना पढ़ा जा सकता, कोई पढ़ सकता था, कौन शूद्र नहीं पढ़ सकते थे, ना उन्हें पढ़ सकते थे ना ही सुन सकते थे। नॉट वियर स्क्रेड थ्रीड, और शूद्र ना तो ये थ्रीड पहन सकते थे, शूद्र नहीं पहन सकते, तो दलित तो अनटचेबल, से बिल्कुल नहीं पहन सकते। आगे हम बात करते हैं कि द basis of reservation in India is the restriction imposed by the upper caste on lower caste on lower caste। आगे बात है कि आगे हम बात करते हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन पास्ट डिमांडेड रिमूवल ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम कास्ट सिस्टम। तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म हुए थे, मूवमेंट हुए थे ऐसे बहुत सारे, जिसमें कहा गया था कि इससे जो सोशल रिस्ट्रिक्शंस है उनको हटाया जाए। इनके लिए बहुत सारे मूवमेंट हुए थे, आंदोलन हुए थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे आंदोलन, इनकी हम आगे चर्चा करेंगे एक एक की। आगे हम बात करते हैं 7th पॉइंट कहता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंटरडाइनिंग एंड एक्सपेक्टेंस ऑफ फूड। अपर कास्ट विल नॉट इंटरडाइनिंग विद लोअर कास्ट। अपर कास्ट की जो ग्रुप है, अपर कास्ट के जो लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों के साथ में खाना नहीं खाएंगे।
और इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ कास्ट, जजमानी सिस्टम बोलते हैं इसे। इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ कास्ट को बोलते हैं क्या? जजमानी सिस्टम। द आइडियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू कास्ट इन फ्यूडल सोसाइटी लेंट। सामंतवादी व्यवस्था के अंदर क्या था कि जमीन ही उसका मुख्य बेस है सामंतवादी व्यवस्था के पास सिस्टम में। तो इसमें लिखा है कि क्लास स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, परिभाषित है यहाँ पर। क्लास रिस्ट्रिक्शन है इस प्रकार से देखो इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि इसमें लिखा गया है कि एक तो होते हैं लैंड ओनर्स, ठीक है। लैंड ओनर्स क्या होते हैं? उनको बोलते हैं जमींदार, ठीक है। जिनके पास ज़मीनें हैं, जो ज़मीनों के मालिक है वो क्या है? जमींदार है। और वो सभी लोग कौन है? अपर कास्ट के लोग हैं। और वो क्या करते हैं? अपनी ज़मीनों को क्या करते हैं? किनको देते हैं? टेनेंट्स को किराए पर देते हैं, एग्रीकल्चर लेबर को, ठीक है। और एग्रीकल्चर लेबर है उनको क्या बोलते हैं? पीजेंट बोलते हैं। वो कभी से भी क्या है? शूद्र है, ठीक है। वो क्या है? शूद्र। प्रोवाइड सर्विसेज इन द हाउस ऑफ अपर कास्ट। और ये लोग क्या करते हैं कि खेती कर उनकी ज़मीनों पर किराए पर लेकर काम करते हैं उन पर, और फसल वसल उगाते हैं, सब कुछ काम करते हैं। उनके अलावा उनके अपर कास्ट के लोग घरों में भी काम करते हैं। प्रोवाइड सर्विसेज इन द हाउस ऑफ अपर कास्ट, उनके हाउसेज में भी काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्लास स्ट्रक्चर में एक और चीज़ लिखी है, कमीन। कमीन क्या होते हैं? कमीन्स बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर शूद्रा। सर्विस प्रोवाइडर शूद्रा, उनको कमीन बोला जाता है। तो ये लोग कौन होंगे? जो ओबीसी वाले हैं, शूद्र हैं, अनटचेबल, तो छू भी नहीं सकते, उनको अपने घर में कैसे आने देंगे, घर का काम कैसे करने देंगे? तो सर्विस प्रोवाइडर शूद्रा, द कमीन। और ये लोग काम कर रहे हैं, अपर कास्ट लोगों के घर में काम करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? ये इनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और ये लोग इन्हें क्या कर देते हैं? कुछ एक गिफ्ट दे देते हैं, फ्री सर्विसेज फॉर सम टाइम। जजमान गिव गिफ्ट टू कमीन। और ये इन लोगों को वापस क्या कर देते हैं? ये लोग इसे सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, और ये लोग इन्हें क्या बोलते हैं? वापस गिफ्ट मिल जाते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं? जजमानी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना? आया ना समझ में? जजमानी सिस्टम बोलते हैं इसी को ही। तो इसके बाद में इसमें कुछ ऐसा आगे पॉइंट लिखा गया है कि इन यूरोप आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन द फ्यूडल सोसाइटी वाज रिप्लेस्ड बाय द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। यूरोप में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था उसके बाद में हुआ ये ऐसा कि फ्यूडल सोसाइटी रिप्लेस हो गई किससे? कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, ठीक है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में चेंज हो गई सोसाइटी, वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी से के द्वारा रिप्लेस हो गई, ऐसा बोला गया यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बारे में बात करते हैं कि ये किस प्रकार की सोसाइटीज़ हैं। तो ये सोसाइटीज़ क्या करती है कि इसमें होता है एक सिस्टम होता है, फैक्ट्रीज होती है। सीधी सी बात है कि फैक्ट्रीज होगी, फैक्ट्रीज कहाँ लगेगी? शहरों फैक्ट्रीज लगेगी, वहाँ पर आसपास लोग बस्तियाँ बना कर रहेंगे और उसमें काम करेंगे, आएंगे, उसमें जो कमाएंगे उससे बाजार से चीज़ें खरीदेंगे, इस प्रकार से उनका जीवन चलता रहेगा। ये इसमें अर्बनाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होती है कि दो क्लासेज होती है, उन क्लासेज को क्या बोलते हैं? एक तो होता है फैक्ट्री ओनर, वो होते हैं कैपिटलिस्ट लोग, और दूसरे लोग होते हैं फैक्ट्री वर्कर, उसे बोलते हैं लेबर क्लास। तो दो क्लासेज होगी, एक तो होगी फैक्ट्री ओनर हो गए, एक फैक्ट्री वर्कर हो गए। फैक्ट्री ओनर हो गए कैपिटलिस्ट, और एक होगी लेबर क्लास, ठीक है। और उसके बाद में जो नाइन्थ पॉइंट है, नाइन्थ पॉइंट क्या कहता है कि रीजनल वेरिएशन इन कास्ट। कास्ट में जो रीजनल वेरिएशन आता है कि रीजन वाइज अलग अलग जो कास्ट में वेरिएशन आते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं कि कास्ट हैज़ मैनी सब कास्ट। बिल्कुल सही बात है ये, विच मेक कास्ट सिस्टम मोर कॉम्प्लेक्स। कास्ट रूल्स वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। बिल्कुल सही बात है, कास्ट रूल्स है वो चेंज होते हैं जगह से, एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा ही चेंज होते हैं। कास्ट रूल्स वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। फॉर एग्जाम्पल बंगाली ब्राह्मण्स एंड कश्मीरी पंडित ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, दे आर अलाउड। लिखते हैं कि बंगाली ब्राह्मण और कश्मीरी पंडित है वो नॉन वेजिटेरियन फूड वो खाते हैं, वो उनको अलाउड है, एंड दे आर नॉट पॉल्यूटेड। मतलब कि वो नॉन वेजिटेरियन फूड खाने के बाद में भी पॉल्यूटेड नहीं हो रहे हैं। कुछ आया ना बात समझ में? ये सिस्टम था ना जो पॉल्यूशन और वो
पॉल्यूट पॉल्यूशन और प्योरिटी का सिस्टम था, उसमें ऐसा ही बोला गया था कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड्स खाते हैं वो कहते हैं पोल्यूशन के जो नज़दीक चले जाते हैं, या दे मतलब वो अनटचेबल होंगे या शुद्र होंगे, ऐसा कुछ होगा। लेकिन ये कश्मीरी पंडित और बंगाली ब्राह्मण्स, और यहाँ तक कि कहते हैं कि साउथ में भी जो कोस्टल एरियाज़ के ब्राह्मण्स हैं वो भी खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, और वो पॉल्यूटेड नहीं होते हैं, दे आर नॉट पॉल्यूटेड। ठीक है। हाँ, ये तो हमें पता ही है कि कास्ट का मतलब जाति। ठीक है। कास्ट स्ट्रक्चर आल्सो वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। हाँ, स्ट्रक्चर भी बदलते हैं कास्ट के। फॉर एग्जाम्पल इन उड़ीसा वी स्टडीड विलेज V1 there are that क्षत्रिय K1 एंड K2 एंड शूद्रा को क्या बोलते हैं, प्रजा बोलते हैं। इसमें बोलते हैं कि K1 है वो है लैंड ओनर्स, लैंडलॉर्ड है। ठीक है, K1 है लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड है या लैंड ओनर बोल दिया, और K2 क्या है, टेनेंट्स है। ठीक है, और शूद्राज आर एग्रीकल्चरल लेबर। ये उड़ीसा की किसी गांव की बात होगी। अब हम बात करते हैं कि कास्ट स्ट्रक्चर, तमिलनाडु का कास्ट स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। चलो बात करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि कास्ट स्ट्रक्चर इन तमिलनाडु विलेज, वहाँ के किसी गांव का सिस्टम लेते हैं। उसमें लिखा गया है कि वहाँ 3 प्रकार के लोग रहते हैं, ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण और अनटचेबल्स। ब्राह्मण्स ये होते हैं अय्यर और अयंगार्स। हमें पता है कि जयललिता थी वो अयंगर ब्राह्मण थी। और नॉन ब्राह्मण में कौन आते हैं, शूद्राज कहते हैं कि तमिलनाडु में शूद्र मतलब 25 सब कास्ट होती है शूद्रों के अंदर, मतलब सब कास्ट या कास्ट जो भी बोले, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बोलते हैं वनियार्स, थेवार्स एंड वेलार्स है। और अनटचेबल्स में क्या क्या है, अनटचेबल्स में है पेरियार्स, पालार्स, अरुंधत्यार्स। लिखते हैं कि परियार से ना वो लोग क्या है, कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियनिटी। पेरियार्स ये लोग क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियनिटी के अंदर। ठीक है, पालार्स ये क्या है, ये डोमिनेटर है। ये सबसे ज़्यादा मतलब वहाँ के डोमिनेटर, मतलब वो एजुकेशन में हर चीज़ में सबसे आगे है, डोमिनेटर है पालार्स। अरुंधत्यार कौन है, अरुंधत्यार अभी भी मैनुअल स्क्वेंजिंग में अभी भी वो वैसे काम करते हैं, मेला ढोने का काम करते हैं। कहते हैं कि अभी थोड़े टाइम मतलब मुझे सन का पता नहीं है एक्यूरेट, आगे हम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि अरुंधत्यार को वहाँ पर क्या है कि करीब 18% जो रिजर्वेशन है ना SC को, किसमें, तमिलनाडु में, उसमें से 3% सिर्फ अरुंधत्यार को अलग से दिया गया है। ठीक है, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए कि ये लोग मैनुअल स्क्वेंजिंग का काम करते हैं और इनका कुछ अपलिफ्टमेंट हो इसके लिए। द्रविडियन मूवमेंट इन साउथ इंडिया इन 1916। अब पढ़ते हैं हम द्रविडियन मूवमेंट के बारे में साउथ इंडिया, यानी कि साउथ इंडिया मतलब सबसे बड़ा, जब अंग्रेज़ों का टाइम था तो सबसे बड़ा जो प्रोविंस था वहाँ पर मद्रास प्रोविंस था साउथ में। तो वहाँ पर क्या होता है कि जस्टिस पार्टी बनती है। वो पार्टी पता है क्यों बनती है, वो पॉलिटिकल पार्टी बनती है नॉन ब्राह्मण्स की, क्योंकि वहाँ के जो नॉन ब्राह्मण्स थे यानी शूद्र थे यानी कि ओबीसी वाले लोग थे, उन्होंने देखा कि यहाँ पर पॉलिटिक्स में जो ब्राह्मण्स हैं उनका वर्चस्व काफ़ी अच्छा है। तो 1916 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उसका नाम रखा जस्टिस पार्टी। और 1919 में इन 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोविंशियल इलेक्शन अनाउंस्ड, और ये प्रोविंशियल इलेक्शन हुई 1919 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा क्या हुआ है, प्रोविंशियल इलेक्शन अनाउंस हुए। और इन 1920 इलेक्शन इन मद्रास प्रोविंस, और 1920 में क्या हुआ, मद्रास में इलेक्शन हुए तो जस्टिस पार्टी सत्ता में आई। और ये सत्ता में कब तक रही, 1937 तक रही। हमें पता है 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, दूसरा एक्ट भी आता है, अगला एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी आता है, जिसका काफ़ी बड़ा पार्ट अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। उसके काफ़ी सारे प्रोविजंस वहीं से लिए गए हैं।
आगे लिखते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ 1920 election in Madras province and Justice Party came in power till 1937। अब हम पढ़ेंगे क्या, कंट्रीब्यूशन किसके, जस्टिस पार्टी के कंट्रीब्यूशन क्या है तमिलनाडु की राजनीति में, उसके विकास में जस्टिस पार्टी का या वहाँ के लोगों के योग डेवलपमेंट में, ओवरऑल डेवलपमेंट में उनका योगदान या उनको प्रभावित किस प्रकार से किया, उसके अभी के बारे में बात करेंगे। लिखते हैं कि दे ब्रोट टेम्पल्स अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट। जस्टिस पार्टी ने क्या किया कि इन सभी के सभी मंदिरों को स्टेट के अंडर, स्टेट के कंट्रोल में लेके आ गए एंड अपॉइंट नॉन ब्राह्मण प्रिस्ट, और उन्होंने क्या किया, नॉन ब्राह्मण प्रिस्ट अपॉइंट किए। द लीगलाइज मैरिज परफॉर्म्ड विदाउट प्रिस्ट, और उन्होंने ऐसी शादियाँ जो कि विदाउट प्रिस्ट हो रही थी उनको भी लीगलाइज कर दिया, उनको लीगल घोषित किया, उनको लीगलाइज किया। सीधी सी बात है, वो पहले से ही वो थे अगेंस्ट, तो थे ही ब्राह्मणिकल फॉर्म के, ब्राह्मणिज्म के। तो उन्होंने क्या लिखा कि दे लीगलाइज द मैरिज परफॉर्म्ड विदाउट प्रिस्ट, बिना पुजारी की जो शादियाँ हो रही थी उन्हें लीगलाइज किया। दे इंट्रोड्यूस आइडिया ऑफ द ब्रिंगिंग रिजर्वेशन फॉर द नॉन ब्राह्मण्स इन प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज थी उनमें नॉन ब्राह्मण्स के लिए रिजर्वेशन के आइडिया को इंट्रोड्यूस करवाया उन लोगों ने। और फोर्थ पॉइंट यही है, कहता है कि वो एंटी ब्राह्मण्स थे। फोर्थ पॉइंट है कि दे आर एंटी ब्राह्मणिज्म, बिल्कुल थे। इन साउथ इंडिया देयर इज वन मोर सोशल मूवमेंट बाय पेरियार ईवी रामास्वामी, इरोड वेंकटेश्वर रामास्वामी पेरियार। तो ये इसका नाम इन 1925 उसने निकाला था, एक मूवमेंट लेके आया था कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, और ये 1925 में पेरियार लेके आया था। ठीक है, हम उसके बारे में, अब पेरियार का जो इस मूवमेंट का सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट था उसका कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं हम, इसके बारे में, उसके सभी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो लिखा है कि ब्रेक द डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स। इस मूवमेंट ने क्या किया कि ब्राह्मण्स की डोमिनेंस थी ना, उनका प्रभुत्व था, उसको तोड़ दिया, उसको ख़त्म कर दिया। दे परफॉर्म लार्ज स्केल मैरिज विदाउट प्रिस्ट, और उन लोगों ने लार्ज स्केल पर बिना किसी पुजारी के शादियाँ करवाई। दे परफॉर्म लार्ज स्केल मैरिज विदाउट प्रिस्ट, बिना किसी पुजारी के शादियाँ करवाई। दे फाउट फॉर द जेंडर राइट, वो लोग जेंडर राइट यानी कि जेंडर राइट्स के लिए भी लड़ रहे थे, स्त्री और पुरुष के जो बीच में भेदभाव था उसके लिए लड़ रहे थे। पेरियार के बारे में मुझे एक बात याद आती है कि पेरियार के बारे में एनसीईआरटी में कुछ लिखा गया है कि पेरियार ने बोला था कि हमारा संस्कृत के साथ में घनिष्ठता की वजह से जो उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था, कुछ शब्द आए जिसकी वजह से हमारी जो स्त्रियों की दुर्दशा हुई। हाँ, जैसे कि ये संस्कृत से शब्द आया कन्यादान, बहुत सारे शब्द जो कहते हैं कि कन्या एक वस्तु की तरह मानते हैं जो कि दान की जा सकती है, एक पुरुष किसी दूसरे पुरुष को दान करता है, कन्या को करता है, ये पिता अपनी बेटी को दान, शादी करने का मतलब हिंदुइज्म में ऐसा माना जाता है कि दान करना। इस प्रकार से पेरियार ऐसी चीज़ों के खिलाफ था, तो वो ऐसी बात करेगा। तो उसने कहा था कि दे फाउट फॉर द जेंडर राइट टू वोट एंड राइट टू एजुकेशन फॉर वुमेन। तो जो पेरियार का जो मूवमेंट था वो कहता है कि राइट टू वोट के लिए लड़े ये लोग, राइट टू वोट फॉर वुमेन को भी अधिकार होना चाहिए, मतदान का अधिकार। राइट टू वोट का अधिकार सिर्फ मतदान नहीं, चुनाव लड़ने का भी अधिकार। इसमें 2-3 तरीके के आते हैं, चुनाव में वोट देने का, चुनाव लड़ने का, इस प्रकार के आते हैं, और किसी को अपना समर्थन देने का, ऐसे कुछ। और राइट टू एजुकेशन फॉर वुमेन, दे फाउट फॉर अनटचेबल। तो उन लोगों ने जो अनटचेबल से अछूत थे, यानी जो दलित से, उनके अधिकारों के लिए भी लड़े। कौन? इस मूवमेंट था उसके दौरान पेरियार ने उन लोगों के लिए भी लड़ाई की, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई की कि उन्हें अधिकार मिले, उन्हें बराबर समानता का अधिकार मिले। फाइट अगेंस्ट द सिस्टम स्टिग्मा और अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी का स्टिग्मा बना हुआ था,
लोगों की मानसिकता बनी हुई थी, छुआछूत की मानसिकता, उसके खिलाफ लड़े और सोशल इक्वलिटी और सामाजिक समानता के लिए भी लड़े। ठीक है। द टॉक्स द टॉक्स अबाउट द क्रिएटिंग कास्ट लेस सोसाइटी। द टॉक्स अबाउट कौन? पेरियार और उनकी जो मुझे ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के सभी लोग थे, वो लोग बात करते थे किसके बारे में? वो बात करते थे कि कास्टलेस, जाति विहीन समाज की स्थापना की बात करते थे। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कास्ट सिस्टम, कंप्लीट ब्रेकडाउन। सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं कि ब्राह्मण्स आर आउटसाइडर्स। सेल्फ रेस्पेक्ट ये मतलब कि जो फिफ्थ पॉइंट पढ़ रहे हैं हम इसके बारे में, अब ये जो इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़े थे उनमें अलग अलग पॉइंट थे, उनमें फिफ्थ पॉइंट लिखा है सेल्फ रेस्पेक्ट। Brahmins are outsiders. Brahmins are Aryas and they are outsiders, while non-Brahmins, untouchables, are the son of the soil. They take pride in identity that they are the son of the soil. They take, तो ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट मोमेंट था ना, खुद मतलब सेल्फ, आत्म रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान आंदोलन। तो ये आंदोलन क्या कहता है? आत्मसम्मान आंदोलन है, वो कहता है कि जो नॉन ब्राह्मण्स और अनटचेबल्स है वो इस बात में प्राइड महसूस करे, गर्व महसूस करे कि वो जमीन के पुत्र हैं, सन ऑफ द सोइल्स, मिट्टी के बेटे हैं। Once they start prouding his identity, then they start self-respect himself. और जब वो स्टार्ट कर देंगे प्राउड, इस आइडेंटिटी में प्राउड फील करना शुरू कर देंगे, तो वो सेल्फ रेस्पेक्ट स्टार्ट हो जाएगी। ये कहते हैं मोबिलिटी इन कास्ट सिस्टम। अब हम टॉपिक पढ़ते हैं मोबिलिटी इन कास्ट सिस्टम कि कास्ट सिस्टम के अंदर मोबिलिटी किस प्रकार से होती है। तो इसके अंदर है संस्कृताइजेशन, ये काम होता है संस्कृताइजेशन से। ठीक है, संस्कृताइजेशन इट इज प्रोसेस वेयर बाय द लोअर कास्ट इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना, इमिटेट लाइफ स्टाइल ऑफ अपर कास्ट। तो संस्कृताइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर क्या करते हैं कि लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि कॉपी करते हैं अपर कास्ट के लोगों की जीवन शैली को, लाइफ स्टाइल को कॉपी करते हैं। दे इमिटेट द लाइफ स्टाइल ऑफ द अपर कास्ट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस। वो अपने सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए और सोशल स्टेटस और कास्ट हायरार्की को इम्प्रूव करने के लिए टेकिंग लाइफ स्टाइल क्लोजर टू प्योरिटी, टेकिंग लाइफ स्टाइल क्लोजर टू प्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल टेकिंग river bath in the morning. For example, taking river bath. For example, taking river bath in the morning, putting tilak on forehead, stop eating non-vegetarian food like mutton, chicken, beef, and all, and stop consumption of alcohol. Stop consumption of alcohol, respect cow, putting restriction on women, give performance preference to male child for maintaining land ownership। समझ आया क्या हो रहा है? कहते हैं कि संस्कृताइजेशन कि किसी को भी अपने कास्ट ऑर्डर में बदलाव लाना है, किसी भी जाति को, तो उसको अपना संस्कृताइजेशन करना पड़ेगा। और इन संस्कृताइजेशन के ऑर्डर में क्या करना पड़ेगा कि उसे कॉपी करनी पड़ेगी, अपर कास्ट के लोगों की लाइफ स्टाइल, उनके जैसा ही रहन सहन करना पड़ेगा, और उन्हें लाइफ स्टाइल को क्लोजर करना पड़ेगा, प्योरिटी के क्लोजर करना पड़ेगा। जैसे कि सुबह सुबह नदी में जाकर स्नान करना, नहाना, रिवर बाथ लेना, मॉर्निंग पुटिंग और माथे पर तिलक लगाना, और नॉन वेजिटेरियन फूड को अवॉइड करना, स्टॉप ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड, और दारू पीना छोड़ना, एल्कोहल कंजप्शन छोड़ना, गाय की रेस्पेक्ट करना। और इसके साथ में भी जब वो लोग लोअर कास्ट के लोगों में क्या होता है कि उनमें महिलाओं पर क्या होता है कि बंदिशें नहीं होती है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं महिलाओं के अंदर। उनकी महिलाएं
बेपर्दा रह सकती है, पर्दा नहीं रख सकती। लेकिन जैसे ही हम जाते हैं किसकी तरफ, संस्कृताइजेशन की तरफ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि वुमेन्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, पुटिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन वुमेन, पर्दे में रखना, उनके उनकी उनके राइट्स को डिप्राइव्ड करना, दबाना, और इसी प्रकार की बातें सभी चलेगी। ठीक है। और हाँ, इसके साथ में कि प्रेफरेंस देना किसको, मेल चाइल्ड को। और इसके साथ में शुरू हो जाएगा, मेल चाइल्ड को क्यों देना, फॉर मेंटेनिंग लैंड ओनरशिप। अगर वो प्रेफरेंस देंगे मेल चाइल्ड को, तो फिर क्या करेंगे, गर्ल चाइल्ड को मारेंगे वो, हैं। फीमेल फीटस, या जो जैसे हमें राजस्थान में ये यहाँ पर बड़े तर्ज पर क्या होता है कि एक टाइम में कुछ साल पहले, मतलब मान सकते हैं आज से 50-60 साल पहले चला होगा, कि जो गर्ल साइड थी उसको मारा गया होगा। इसी वजह से आज उन सभी जातियों में क्या है कि वो हो गई है, किसकी कमी हो गई है, लड़कियों की कमी हो गई है। जैसे अब एग्जाम्पल समझते हैं कि लैंड ओनरशिप को कैसे मेंटेन किया जाता है। इन हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, वहाँ पर क्या होता है, सेक्स रेशियो इज वेरी डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ फ्यूडल सोसाइटी। एवरीथिंग अराउंड लैंड, सब कुछ जमीन के चारों तरफ चलता है। एवरीथिंग अराउंड लैंड। The purpose of imitation of to achieve higher caste status within the caste structure। जो इमिटेशन का जो अचीव है ना, का पर्पज है इमिटेशन का, वो है हायर कास्ट स्टेटस अचीव करना विद इन द कास्ट स्ट्रक्चर। कास्ट स्ट्रक्चर के अंदर ही वो क्या है कि अचीव करना, हायर कास्ट स्टेटस अचीव करना, इम्प्रूवमेंट इन कास्ट पोजीशन में इम्प्रूवमेंट करना। अब आगे बात करते हैं कि लिखा है गया है कि संस्कृताइजेशन मीन्स एक्सपेक्टेंस ऑफ कास्ट बेस्ड हायरार्की, नॉट एलिमिनेशन ऑफ कास्ट। ये लोग बात नहीं कर रहे हैं, संस्कृताइजेशन इस बात नहीं करता कि कास्ट को हटाने की बात नहीं करता है, जाति विहीन समाज की बात नहीं करता है। वो लोग बात करते हैं कि विद इन द कास्ट बेस्ड सिस्टम है ना, उसी के अंदर क्या है, उनका पोजीशन है वो अच्छा हो जाए, वो थोड़ा ऊपर आ जाए। इसलिए संस्कृताइजेशन मीन्स द एक्सपेक्टेंस ऑफ द कास्ट बेस्ड हायरार्की। समटाइम द फोक स्टोरीज आर क्रिएटेड order to support their claim to higher caste hierarchy। तो कुछ कई बार क्या होता है कि sometime folk stories are created in order to support their claim to higher caste hierarchy। बिल्कुल ऐसा होता है कि हम फलाना देवता के हैं जुड़े हुए हैं, ऐसे वैसे, मतलब ऐसी फर्जी कहानियाँ जोड़ी जाती है। हम तो सूर्यवंशी, हम चंद्रवंशी, फलाना ढींगड़ा। सूर्यवंशी जाओ पास में, भस्म कर देगा। चंद्रवंशी सांस नहीं ले पाओगे वहाँ, चंद्रमा पर जाओ, कोई भी मंगलवंशी बना लेगा खुद को। तो ऐसा चलता रहता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। समटाइम तो इसके साथ में कुछ अलग और जोड़ती है कि हम फलाना देवता की वंशज है। जैसे कि जयपुर का राज परिवार कहता है कि हम राम के वंशज, राम के नहीं, राम के बड़े बेटे कुश के वंशज है, ऐसा कुछ बोलते हैं बोल। और धौलपुर के जाट राजघराना है, वो कहता है क्या कि हम किसके वंशज हैं, हम लक्ष्मण के वंशज हैं, हम राम के वंशज तो बन नहीं सकते ना, राम के वंशज तो बन गए जयपुर वाले। अरे वो राजपूत तो बड़े हो गए जाटों से, इसलिए ऐसा करके वो अपने लिए अलग बना लेते हैं। अब ये यादव आ जाएंगे, वो कहेंगे हम कृष्ण के वंशज हैं। थोड़ी देर में कोई और आ जाएगा, मीना कहेंगे हम मछली के वंशज हैं, मत्स्य वंशज है। मतलब सभी जातियाँ ऐसे एक दूसरे से करती रहती है। और अभी सभी राजवंश तो ऐसे करते ही हैं, जैसे कि ये मेवाड़, मारवाड़, अजमेर, सभी जो राजवंश थे, राजपूत राजवंश, वो सभी को अभी एक दूसरे को क्या करते थे, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, इस प्रकार के टाइटल्स वो क्या करते थे, वो लेते थे, खुद को देते थे, टाइटल देते थे ऐसे। और उसके लिए झूठी कहानियां भी बनाते थे। बनानी पड़ती है भाई कहानियाँ, तो झूठी कहानियाँ बनानी। अरे ये काम सिर्फ यही नहीं होता है। जैसे कि हम बात करते हैं किसकी, वो बात करते हैं फिरदौसी की। फिरदौसी ने कुछ ऐसी कहानी, शाहनामा लिखा था। शाहनामा में उसने मिथकीय ढंग से क्या किया कि उसने जो कहानियाँ थी, प्रचलित कहानियाँ, तो उसमें
उनको इतना बढ़ा चढ़ा कर लिखा कि लोग उसको अपना प्राइड समझने लग गए, अपना क्या बोलते हैं उसको, गर्व महसूस करने लगे उन कहानियों के जो काल्पनिक पात्र थे। और जो गज़नवी का शासक था, आई थिंक मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी या मोहम्मद गोरी, जो भी या पहले मोहम्मद महमूद गज़नवी, वो भी खुद को उनसे जोड़ने लग गया कि मैं उन्हीं का वंशज हूँ। बताओ, एक कहानी जो काल्पनिक है, लंबे समय से दादी नानी सुनाती आ रही है बच्चों को, फिर एक आता है, कवि आता है और वो क्या करता है, लोगों को वो कहानी सुनाता है, और वो उसमें कहानी में और उस कहानी को अच्छे से ढंग से ना प्रस्तुत करता है, उसमें कुछ चीज़ें और जोड़ता है, फिर इतने अच्छे से जोड़ता है कि लोग उसमें उसको गर्व के साथ में बोलने लग जाते हैं कि हम उनके वंशज हैं। फिर राजा भी कहता है मैं भी उनका वंशज हूँ, मैं उनसे, उनके साथ मेरा डायरेक्ट ब्लड रिलेशन है। तो ऐसा चलता है, यही है हमारा सिस्टम, यही इंडियन सोसाइटी है भाई। आगे हम बात करते हैं कि हाउ एवर ओनली द कॉपिंग द लाइफ स्टाइल विदाउट चेंज इन ऑक्यूपेशन रिजल्ट इन फेल्ड संस्कृताइजेशन। मतलब कि उनकी लाइफ स्टाइल को कॉपी कर लिया लेकिन ऑक्यूपेशन को चेंज नहीं किया। ब्राह्मणों की तरह टीका लगा लिया, ब्राह्मणों की तरह नदी में जाकर स्नान कर लिया, पूजा पाठ कर ली, आरती बोल ली, लेकिन वो अपना काम नहीं छोड़ा। खुद मिस्त्री है, काम करने जा रहा है, लोगों की राजमिस्त्री है, लोगों को मकान बना रहा है, वो काम नहीं छोड़ा। तो वो प्योरिटी के पास में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तो और या कोई बढ़ई है तो वो लकड़ी का काम करता है, तो वो भी प्योरिटी के संपर्क में नहीं है। मतलब वो सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन संस्कृताइजेशन वो फेल्ड संस्कृताइजेशन हो गया, जिसमें बोलते हैं कि ये विश्वकर्मा जो विश्व संस्कृताइजेशन था वो फेल्ड संस्कृताइजेशन था। जैसे कि हमने बताया कि राजस्थान की सुधारों में ये लोगों ने शर्मा जैसे बहुत सारे, शर्मा, खुद को शर्मा बोलना शुरू किया था, ऐसे बहुत सारी उन्होंने खुद के ब्राह्मणों के सरनेम्स यूज किए थे, लेकिन ये फेल हो गया था। लेकिन एक सक्सेस भी था, कहते हैं कि साउथ में कर्नाटक का जो है ना लिंगायत है वो सक्सेसफुल थे। द एग्जाम्पल ऑफ द सक्सेसफुल संस्कृताइजेशन इज लिंगायत ऑफ। ये लिंगायत कहाँ से है? कर्नाटका के है। ये क्या हो गया? सक्सेसफुल ब्राह्मणिज्म, इनके सक्सेसफुली ब्राह्मण बन गए। और इन लोगों ने इतना ही नहीं किया, इन लोगों ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल्स बनाए खुद के लिए, हॉस्टल्स बनाए, इतना कुछ किया कि इन लोगों ने वो सक्सेसफुल संस्कृताइजेशन कर लिया खुद का। लिंगायत नॉन ब्राह्मण्स अपॉइंट्स एज ए प्रिस्ट। लिंगायत क्या करते हैं कि नॉन ब्राह्मण अपॉइंटेड एज ए प्रिस्ट एंजॉय इक्वल स्टेटस टू दैट ऑफ ब्राह्मण्स। उन्होंने खुद के मंदिर बनाए शिव के, और उसमें नॉन ब्राह्मण अपॉइंट किए प्रिस्ट को, और उसको इक्वल स्टेटस दिया ब्राह्मण्स के खुद को। इस प्रकार से हो गया। और एग्जाम्पल यादव ऑफ हरियाणा और यूपी। तो जो यादव है ना हरियाणा और यूपी के, वो क्या करते हैं, खुद को बोलते हैं यदुवंशी, और वो स्टेटस चाहते हैं क्या? क्षत्रियाज क्यों चाहते हैं? कि वो कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं। लेकिन उनकी एक्टिविटी क्या है? काम कौन सा कर रहे हैं? वो काम करते हैं, वो गायों का दूध निकालते हैं, बेचते हैं, मिल्क एक्टिविटी वर्क है उनका। तो हो गया ना, गड़बड़ हो गई ये। तो ये सक्सेसफुल संस्कृताइजेशन नहीं हुआ। अब आप बात चलते हैं, तो हो गया।